अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस 1 कोड 211 का लेक्चर 6 सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। पर्टिकुलरली सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसकी दूसरी टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कहलाते हैं, यानी ये फैसिलिटेट करते हैं एंड यूज़र को और एंड यूज़र के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करते हैं। आपसे इनपुट लेते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से आउटपुट जनरेट करवा कर आपको डिस्प्ले करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर कहें तो इनपुट लेना और आउटपुट देना वो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का काम होता है। जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में वर्ड प्रोसेसर्स आ जाते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, DBMS हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स हैं, इसके अलावा ग्राफिक एडिटर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो कि कस्टम बिल्ड किए जाते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह से बनाया जाता है या बनवाया जाता है। अगर सपोज़ आप बना हुआ सॉफ्टवेयर यानी किसी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है और आप उस बने हुए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी एक कंपनी जिसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे डेवलपर्स होंगे और बहुत सारे प्रोग्रामर्स होंगे, वो मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर को कमर्शियली सेल करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये जनरल रिक्वायरमेंट्स को सामने रख कर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, यानी इसमें आप किसी स्पेसिफिक यूज़र के किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे रहे होते, बल्कि जनरल पब्लिक को सामने रख कर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। और जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरी टाइप है वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है या यूज़र डिफाइंड सॉफ्टवेयर आप उनको कह सकते हैं। ये एक ख़ास कम्युनिटी, एक ख़ास कंपनी, एक ख़ास इंडिविजुअल के स्पेसिफिक इशू को स्पेसिफिक वे में उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की पॉलिसीज़ और बिजनेस रूल्स के मुताबिक बनाए जाते हैं। ठीक है, और या अगर तो आप खुद बीइंग प्रोग्रामर हों और काम कर रहे हों तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आम तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस जो है वो इस हवाले से हायर किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनके मुख्तलिफ़ काम हैं। कोई एप्लीकेशन डेवलपर होता है, कोई प्रोग्रामर होता है, कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा होता है, कोई सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज़ को देख रहा होता है, कोई प्रोसीजर्स को देख रहा होता है, कोई एनालिसिस के काम कर रहा होता है, कोई इंस्टॉलेशन वगैरह के काम कर रहा होता है। तो ये तमाम के तमाम काम जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस करते हुए एक सॉफ्टवेयर को बना रहा होता है या सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन कर रहा होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। ये दो तरह से सॉफ्टवेयर जो हैं बनाए जाते हैं। एक पैकेज सॉफ्टवेयर, बने बनाए सॉफ्टवेयर जनरल पब्लिक की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए, और दूसरे स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक कंपनी की रिक्वायरमेंट को उसके बिजनेस रूल के मुताबिक बनाना। तो ये कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आप यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए, यानी अगर आपने लेटर टाइपिंग करनी है, एप्लीकेशन टाइपिंग करनी है, कोई रिपोर्ट वगैरह लिखनी है, बुक टाइप करनी है, नोट्स बनाने हैं, यानी टाइपिंग रेलेवेंट कोई भी एक्टिविटी है वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप उनके अंदर कर रहे होते हैं। बहुत बेनिफिट आपको देते हैं। एक स्टैंडर्ड टाइपराइटर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे मैनुअल हो, उसके अंदर आप जब टाइप कर रहे होते हैं तो डिफरेंट इश्यूज़ का सामना आपको करना पड़ता है। जैसे कहीं पर भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आप ठीक नहीं कर सकते, और अगर आप ठीक कर भी लें पेज के ऊपर तो वहाँ पर आप कह लें कि नीट एंड क्लीन जॉब नहीं होती, निशान फिर भी मिटाते हुए
रह जाता है, क्योंकि उसमें आपको इरेज़र जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह आपने अगर एक ही पैराग्राफ के फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दफ़ा 10 दफ़ा आपको वो पैराग्राफ लिखना है, तो आपको सेम पैराग्राफ उतनी दफ़ा टाइप करना पड़ेगा यूजिंग टाइपराइटर। इसी तरह एक ही राइटिंग स्टाइल साइज़ के साथ आप टाइपिंग जो है वो कर रहे होते हैं, और आपको हेल्प करने के लिए कोई भी असिस्टेंट जो है वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जब आप कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हो और उसके अंदर वर्ड प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट राइटिंग साइजेस स्टाइल्स कलर्स के साथ आप टाइप कर सकते हैं। मिस्टेक हो जाए तो आप बैक स्पेस के साथ आसानी से उसको इरेज कर लेते हैं, और इस तरह से आप टाइप कर रहे होते हैं कि सेम टेक्स्ट को रीयूज़ करना और रीटाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉपी पेस्ट कट पेस्ट की ऑप्शन से आप हज़ारों दफ़ा एक ही पैराग्राफ को या एक पूरे पेज को या फाइल को आप कॉपीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फ़ाइल को टाइप करने के बाद उसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1000 उसकी कॉपीज़ चाहिए, तो प्रिंट की कमांड के अंदर आप नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1000 डिफ़ाइन करके ये सहूलत ले सकते हैं। किसी भी वक्त डाटा आपका मॉडिफाई होना हो, आप आसानी के साथ फ़ाइल को ओपन करके उसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कर सकते हैं, और सालों आपका डाटा जो है वो सेव रहता है। वर्ड प्रोसेसर्स के जो फीचर्स हैं उनमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना, डिलीट करना, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, पेज के साइज़ को सेट करना, मार्जिन्स वगैरह की सेटिंग, सर्च की ऑप्शन, फाइंड या सर्च की ऑप्शन आपको इस तरह से बेनिफिट देती है कि फ़र्ज़ कर लें कि 100 पेजेस की फ़ाइल में से आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड या लाइन या कोई पैराग्राफ या कोई स्पेसिफिक पोर्शन सेक्शन है वो आप ढूंढना चाहते हैं, तो आपको मैनुअली सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर ऑप्शन की मदद से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना जो टेक्स्ट सर्च करना होता है वो टाइप करते हैं, और सर्च को क्लिक करने पर आपको वो सामने दिखा देता है। इसी तरह से एग्जिस्टिंग फाइल्स में चेंजेस करने के लिए रिप्लेस की कमांड्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि एग्जिस्टिंग फ़ाइल में आप वर्ड वसीम को रिप्लेस करना चाहते हैं इजाज़ से, ताकि आपका एक टाइप हुआ हुआ लेटर एक नए लेटर में आप कह लें कि कन्वर्ट हो जाए, तो रिप्लेस की कमांड से ही आसानी से हो सकता है। प्रिंट वगैरह करना, इसी तरह से मैक्रोज़ हैं, मेल मर्ज है, सेव एज है, और बहुत सारे बीसियों फीचर्स हैं जिनको आप वर्ड प्रोसेसर्स के सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म करते हुए अपने आप को अपने कामों को आसान बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर्स की एक एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है, ठीक है। वर्ड प्रो, एप्पल वर्क्स, ठीक है, इसी तरह राइटर, ये डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर्स की एग्जांपल है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। देन कम स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप अपने डाटा को रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में लिख रहे होते हैं, और आम तौर पे इन सॉफ्टवेयर्स को कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेशन में एक कैलकुलेटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सम करना चाहते हैं दो नंबर्स को, तो आप उस नंबर्स लिखते हैं और इक्वल को प्रेस करते हुए सम ले लेते हैं। लेकिन कैलकुलेटर उसको मेमोराइज़ नहीं करता, और मेमोराइज़ इस हवाले से नहीं करता कि फ़र्ज़ कर लें कि सेम कैलकुलेशन डिफरेंट नंबर्स पे आपको फिर करनी है, तो अब आपको नंबर फिर टाइप करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपके लिखे हुए नंबर्स और फार्मूलाज को याद रखता है। आप सेम कैलकुलेशन डिफरेंट नंबर्स पर करने के लिए सिर्फ नंबर्स लिखेंगे, बाकी फार्मूला आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इंतहाई आसानी के साथ लाखों लोगों की नंबर्स की कैलकुलेशन पर डाटा के ऊपर आसानी से आप वर्किंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग, अरेंजिंग और एनालिसिस वगैरह, ये तमाम फीचर्स हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के। और इन्हीं स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में अगर आप ग्राफिकली डाटा की रिप्रेजेंटेशन देना चाहें तो वो भी की जा सकती है। तो ये कैलकुलेशंस के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स कंसिडर किए जाते हैं। फार्मूलाज, फंक्शन, चार्ट, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सेल्स फॉर्मेटिंग, मर्जिंग एट्सेट्रा, ये फीचर्स हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स के। इनकी एग्जांपल में जो बहुत मकबूल सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 1 2 3, ये पुराने सॉफ्टवेयर्स में आता है। कैल्क
ओपन ओपन जो ऑफिस है उसका हिस्सा है, जो कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम के तौर पर इस्तेमाल होता है। एप्पल नंबर्स, ठीक है, इसको भी आप एज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्क्रीनशॉट है। इसी तरह से प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए और प्रेजेंटेशन देने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। अब आप देख लें कि डॉक्यूमेंटेशन का इशू था, कैलकुलेशंस का इशू था, एनालिसिस का था या प्रेजेंटेशंस का था, तो ये यूज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यूज़र के इन तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आप देखें डिफरेंट तरह की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और इनको मजमूई तौर पे जो आप नाम देंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का देंगे। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशन से ताल्लुक़ रखता है, ये हम लर्निंग टीचिंग के लिए, बिज़नेस वगैरह के लिए, टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, मीटिंग्स वगैरह के लिए, सेमिनार्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप अपने टेक्स्ट को और कंटेंट्स को इतने अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ऑडियंस है वो आपके इस प्रेजेंटेशन में मुकम्मल इंडल्ज रहती है और लर्न करने की कोशिश करती रहती है इंटरेस्टेड मैनर्स में। आप ग्राफिक्स को, इमेजेस को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और स्लाइड शोज़ के अंदर अपने कंटेंट्स जो हैं उनको आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई स्लाइड्स हैं जिन्हें हम स्लाइड शो के अंदर देख रहे हैं। स्लाइड्स को इंसर्ट करना, डिलीट करना, कट कॉपी पेस्ट वगैरह, डुप्लीकेशन, इसके अलावा इमेजेस इंसर्ट करना, साउंड्स, वीडियोस, ग्राफिक्स, ये तमाम के तमाम काम, बैकग्राउंड्स वगैरह, ये तमाम के तमाम काम आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स में कर सकते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का स्क्रीनशॉट है जिसको हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। एडोब परसुएशन, हाइपरकार्ड, ओपन ऑफिस के अंदर इम्प्रेस के नाम से एक टूल होता है जिसको हम प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कैला मल्टीमीडिया, ये भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो 3 हमने अभी डिस्कस किए हैं इन्हें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली मेम्बर टूल्स भी कहते हैं और उनके अंदर ये चौथा जो टूल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फैमिली मेम्बर का हिस्सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और अब ये जो DBMS के हवाले से हम बात करेंगे इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये चारों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा हैं। यानी आप मार्केट से जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की CD खरीदते हैं तो उसमें ये चारों मौजूद होते हैं। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस कहते हैं उस फाइल को जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की मुकम्मल इंफॉर्मेशन टेबल्स की शक्ल में मौजूद होती है और उन टेबल्स को बनाना, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना, सिक्योर करना, रिट्रीव करना और इसके अलावा स्ट्रक्चर वगैरह में कोई चेंजेस करना, ग्राफिकल इमेजेस वगैरह को इंसर्ट करते हुए रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना, ये तमाम काम आप DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसकी एग्जांपल है, तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ही है। इसके अलावा ओरेकल, माईसीक्वल, फॉक्स प्रो, डीबेस, टेराडाटा, ये तमाम की तमाम DBMS सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स में कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल्स, ठीक है, जिनको हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि हाई क्वालिटी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें कह सकते हैं, जैसे मैगजीन्स वगैरह, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, पोस्टर्स वगैरह, इनको कंपोज डिज़ाइन करने का काम जब आप कर रहे होते हैं तो हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप फेसेस के साथ, मार्जिन्स के साथ, जस्टिफिकेशंस यानी फॉर्मेटिंग के साथ आप ग्राफिक्स को और टेक्स्ट को अपने फाइल के अंदर जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। एडोब InDesign, क्वार्क एक्सप्रेस, MS पब्लिशर, ये इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। इसी तरह जो वेब ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, ये तमाम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कहलाती हैं, ठीक है, जिनमें फायरफॉक्स है, ओपेरा है, IE है, क्रोम वगैरह है, ठीक है, या एज वगैरह जो आजकल विंडोज़ 10 का हिस्सा ही कंसिडर किया जाता है। ये तमाम वेब ब्राउज़र्स की एग्जांपल्स हैं।
इन तमाम वेब ब्राउज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है ब्राउजिंग के लिए ऑन द वेब, यानी इंटरनेट के कंटेंट्स देखने के लिए जो आमतौर पे HTTP कंटेंट्स कहलाते हैं, आप उनको देखने के लिए वेब ब्राउज़र्स को इस्तेमाल करते हैं। ये विकीपीडिया की साइट है, बहुत मशहूर इंसाइक्लोपीडिया है ऑन द वेब। तो इसको देखने के लिए ये जो स्क्रीन इस्तेमाल की जा रही है इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, और यही इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर में चाहे वो इमेज एडिटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की ग्राफिक्स होती हैं, बिट मैप या रास्टर ग्राफिक्स, और दूसरी वेक्टर ग्राफिक्स। तो इन तमाम तरह की ग्राफिक्स को हैंडल करने के लिए जो डिफरेंट ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिडर होते हैं। अब बिट मैप या जो रास्टर इमेजेस होते हैं उनकी एडिटिंग के लिए जैसे एडोब फोटोशॉप है, पेंट शॉप है, प्रो है, आई फोटो है, GIMP है, ये सॉफ्टवेयर यू लीड फोटो एडिटर है, ये तमाम के तमाम बिट मैप ग्राफिक एडिटर्स होते हैं। इसी तरह जो वेक्टर ग्राफिक एडिटर्स होते हैं उनके लिए एडोब इलस्ट्रेटर, मैक्रोमीडिया, फ्री हैंड, ज़ारा एक्सट्रीम, इंकस्पेयर, स्कैप जो है ये यूज़ किए जाते हैं एज अ वेक्टर ग्राफिक एडिटर। ठीक है, देन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आमतौर पे बजट्स वगैरह बनाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट लॉसेस को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ वगैरह को मैनेज करने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ हैं इसके अंदर भी एग्जांपल्स, और इनके अंदर जो डिफरेंट वर्किंग के हवाले से मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं वो तमाम के तमाम ताल्लुक़ रखते हैं अकाउंट्स से, इन्हें हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी कह सकते हैं। इनके फीचर्स में अकाउंट्स को हैंडल करने के हवाले से, लेजर्स वगैरह को मैनेज करने के हवाले से, बिल्स वगैरह को, इन्वेंट्री वगैरह को मैनेज करने के हवाले से, परचेज सेल ऑर्डर वगैरह बुक कीपिंग के हवाले से इन सॉफ्टवेयर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट मनी, मायऑब, USB, सेज, और इसके अलावा पीच ट्री हो गया, क्विक बुक हो गया, ये सारे इसकी एग्जांपल्स में कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर्स की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, वो हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, वीडियो एडिटर्स हैं, ठीक है, साउंड एडिटर्स हैं, फिर वीडियो गेम्स वगैरह के हवाले से यानी एंटरटेनमेंट पर्पस के हवाले से, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, ईमेल क्लाइंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसमें एग्जांपल्स में आते हैं। तो अब तक अगर हम जो डिस्कशन हुई है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, उनको अगर हम कैटेगराइज कर लें तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या वर्किंग को एफिशिएंट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो ये ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। वर्ड, एक्सेल, DBMS ये सारे इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। देन एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो टीचिंग लर्निंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइपिंग ट्यूटर। इसके अलावा आप जो डिफरेंट CBTs देख रहे होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिनके अंदर आपको टेक्स्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा साउंड की उसके अंदर ऑप्शन मौजूद होती है, वीडियोस की ऑप्शन मौजूद होती है, तो उनको देखते सुनते हुए आप चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। वो आपसे क्विज़ेस भी लेते हैं, आपको असाइनमेंट्स भी देते हैं, और आपको एक टॉपिक या एक एरिया को सही तरह से टीच करते हुए आपको सिखा रहे होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं CBTs, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये तमाम CBTs प्रोग्राम्स जो हैं ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं, जो भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी में आते हैं। और इन इसके अलावा जो तीसरी इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगरी आ जाती है वो बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे अभी पीच ट्री या सेज सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल आपको दी, माइक्रोसॉफ्ट मनी की एग्जांपल दी, तो ये बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, बिज़नेस के जो रूटीन्स हैं और प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स को हम बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स कहेंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम बिज़नेस सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी के अंदर
देख रहे होते हैं। और लास्ट जो इसमें कैटेगरी आ जाती है वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है, म्यूज़िक, ठीक है, प्लस वीडियोस, ऑडियो, मूवीज़, गेम्स, ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर देख रहे होते हैं, और यही चारों कैटेगरी के सॉफ्टवेयर आपको ऑफ द शेल्फ में भी अवेलेबल हैं, और कस्टम बिल्ड भी अगर करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब इन्हीं सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चंद एक और टर्म्स हैं जिनको अब हमने डिस्कस करना है। इसमें पहली टर्म है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, एग्री करना होता है। जब तक आप उसे एग्री नहीं करते, आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करते। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर के यूजेज के हवाले से प्रोसीजर और प्रोटोकॉल जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि कितने यूज़र्स इसको हैंडल करेंगे और किस तरीके से इसको इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट करके इससे फ़ायदा उठाया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो पहली दूसरी स्क्रीन वेलकम के बाद ही आपको एक पेज या 2 पेजेस पर डिफरेंट टर्म्स कंडीशंस नज़र आती हैं। तो वही सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है जो कि उसके यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, रजिस्टरवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स और डेमोवेयर, अबंडनवेयर, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स में। आप इनमें कॉमन चीज़ अगर देखें तो इनके एंड पर वेयर आ रहा है, तो WARE की ये टर्म जो है वो रिप्रेजेंट आमतौर पे कर रही होती है कि ये सॉफ्टवेयर की किसी टाइप का जिक्र हो रहा है। तो रजिस्टरवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप थ्रू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उनको डाउनलोड करते हैं या यूज़ करते हैं। तो आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को देखा होगा, जब आप आमतौर पर डाउनलोड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन जो है देनी होती है, जिसमें आमतौर पे यूज़र नेम और इसके अलावा ईमेल एड्रेस और आपके फ़िज़िकल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल जो है वो आपसे ली जा रही होती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देकर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरवेयर या डेमोवेयर ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कॉपीराइटेड होते हैं, यानी ये फ्री अवेलेबल नहीं होते, आपको परचेज़ करने पड़ते हैं और आप इनको इस्तेमाल करते हैं। बाकायदा किसी कंपनी ने इन्हें डिज़ाइन किया होता है। कंपनी क्या करती है कि एक सॉफ्टवेयर जिससे उसने लेट्स से कि इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, उसका एक डेमो वर्जन, ठीक है, ये मार्केट में लॉन्च कर देती है और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसको इस्तेमाल करने की परमिशन होती है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर 100% ऑप्शंस के साथ अवेलेबल नहीं होता। लेट्स से 20-30% सॉफ्टवेयर का वर्किंग मॉड्यूल्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। अब उसके इस्तेमाल करने वाले अगर देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर तो उनके बहुत काम का है और बहुत बेनिफिशेंट है उनके लिए, तो वो फिर इसको परचेज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। आमतौर पे ये टाइम 10-15 दिन से लेकर 6 महीने तक भी चल रहा होता है। इसके मुकाबले में ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते हैं, यानी बनाया तो इन्हें किसी कंपनी ने ही होता है, लेकिन कंपनी इससे तमाम तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले चुकी हुई होती है। तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स जो उसके लिए, अब यूँ कह लें कि उसके उन्होंने नए वर्जन्स जो हैं वो बना लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं और उनको वो मार्केट में लॉन्च करने वाली है, तो पुराने वर्जन्स को वो आम तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अपनी साइट के ऊपर डाल देती है कि लोग उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स आप यूँ कह लें कि 10-15 दिन के लिए नहीं होते, ये आपके लिए मुस्तकिल होते हैं, ठीक है। आप अगर ख़ुद से अपग्रेड करना चाहें नए मॉडल्स, नए वर्जन्स के ऊपर, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ आप फ्रीवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं विद नो फ़ी। देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सोर्स आपके लिए ओपन है। सोर्स मीन्स कोड, ठीक है, जो जिस कोड पर आपको वो सॉफ्टवेयर बना कर दिया जाता है वो कोड आपके लिए अवेलेबल है।
और उसका जो लाइसेंस है ये भी आपके लिए अवेलेबल है और आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। आमतौर पे जो रिसर्च वगैरह के हवाले से सॉफ्टवेयर्स दिए जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें और लर्न करें उस सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को, उसके मॉड्यूल्स को समझें, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं उन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिनमें लोग सोर्स कोड को ओपन करके उसमें चेंजेस करना, उसको इम्प्रूव करना और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके उन मॉडिफाइड वर्जन्स को, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की खासियत है। लाइनक्स इसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अबंडनवेयर, ठीक है, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ठीक है, जिनको हम रेफ़र इस तरह से कर सकते हैं कि ये अवेलेबल नहीं होते परचेज़ के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98 वर्जन है, तो अब ये सॉफ्टवेयर एक वक्त में तो था लेकिन अब ख़त्म हो चुका हुआ है, अब ये अवेलेबल नहीं है परचेज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें आम तौर पे ये किया जाता है कि जैसे नए वर्जन माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज़ के हर 2-3 साल के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस कर ही देती है, तो पुराने वर्जन्स को वो साथ साथ अबंडन किए जा रही होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो नो लॉन्गर अवेलेबल हों परचेज़ के लिए, डाउनलोड के लिए, या उनकी सपोर्ट और जो कंपनी है बनाने वाली वो मज़ीद उसके अंदर ना कर रही हो, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम अबंडनवेयर का नाम दे देते हैं। एक और टाइप है जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, उसे कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसके अंदर डाला जाता है। जैसे आमतौर पर रोम का सॉफ्टवेयर है, जिसे हम बायोस भी नाम देते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम फर्मवेयर कहते हैं। खिलौनों के अंदर जिन्होंने एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो लाजमी बात है कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उस खिलौने की उस वर्किंग को, मैकेनिक्स को हैंडल किया जा रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को जो कि उस खिलौने की चिप के अंदर मौजूद होगा हम फर्मवेयर कहते हैं। इसी तरह से हाउस होल्ड आइटम्स जो होते हैं, जैसे माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक गीज़र्स वगैरह जो होते हैं, ये तमाम के तमाम जो चिप के साथ कंट्रोल हो रहे हैं, इनके सॉफ्टवेयर को भी हम फर्मवेयर का नाम दे देते हैं। लाइसेंस की ये वो पैटर्न या पैटर्न ऑफ नंबर्स है, लेटर्स है, सिंबल्स है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी की के तौर पर, यानी विदाउट की जो है वो आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब आप ख़रीदते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, तो ये लाइसेंस की आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर सकें, और फिर जब एक्टिवेट हो जाता है तो इट मीन्स कि आप जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सॉफ्टवेयर, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। ये लाइसेंस की एक एग्जांपल है, आपको स्क्रीन पे ABCD 1 2 3 4 इस तरह के डिफरेंट नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स का कम्बिनेशन जो है ये मिलकर ये लाइसेंस की बना रही होती है। एक्टिवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सॉफ्टवेयर के हवाले से एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। सॉफ्टवेयर पायरेसी लीगल है सॉफ्टवेयर या इलीगल है, ये उसको डिफ़ाइन कर रही होती है, ठीक है। तो अनऑथोराइज अगर आप सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं या ख़रीदते बेचते हैं, तो हम कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर पायरेसी का जो है वो शिकार हो रहे हैं और कॉपीराइट लॉस को वायलेट कर रहे हैं, जिसे हम कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो विदाउट परमिशन ऑफ सॉफ्टवेयर होल्डर और मेकर अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को गलत किसी वे से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी में कंसिडर करते हैं। ये पायरेसी इंक्लूड करती है काउंटरफीट सॉफ्टवेयर, OEM, अनबंडलिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग और इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसी। इन 5 टाइप्स में से आमतौर पर किसी भी टाइप से सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो हो रही होती है। इसमें काउंटरफीट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जब आप एक सीडी को, ठीक है, जो सीडी के कंटेंट्स हैं उसको कॉपी करते हैं, सीडी बर्नर्स या जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं आमतौर पर विंडोज़ के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इलीगल बर्न करने के लिए नहीं दिए जाते, वो आपकी डाटा फाइल्स के लिए दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप उन सॉफ्टवेयर्स को डिफरेंट सीडीज़ को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करें और फिर उन कॉपीज़ को सेल कर रहे हो, ठीक है, एक नाजायज़ मुनाफे के लिए,
या नाजायज़ आप कह लें कि किसी की मेहनत को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो सस्ते दामों, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को जब हम पायरेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि काउंटरफिट सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह एक टेक्निक सॉफ्टवेयर पायरेसी की OEM अनबंडलिंग भी है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इस टाइप ऑफ पायरेसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये जो हार्डवेयर के साथ प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम फर्मवेयर का नाम दे रहे हैं, उसको अलग से निकाल कर बेचा जा रहा होता है। जिसमें जैसे बायोस के जो अपडेटेड वर्जन्स होते हैं, उनको अगर आप लेट्स से कि उस हार्डवेयर चिप से निकाल कर या अलग से कहीं पर आपको मिल जाते हैं और उनको आप इलीगल वे में शेयर कर रहे होते हैं किसी के साथ, या बेच रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं, तो हम OEM अनबंडलिंग का नाम उसको उस टाइप की पायरेसी को दे देते हैं। इसी तरह सॉफ्ट लिफ्टिंग है। सॉफ्ट लिफ्टिंग भी सॉफ्टवेयर पायरेसी की एक टाइप होती है, जिसका हम यूँ कहते हैं कि जब एक यूज़र शेयर कर रहा होता है अपने सॉफ्टवेयर को दूसरे यूज़र्स के साथ, लेकिन वो ऑथोराइज नहीं होता। जैसे अभी एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट की बात हुई थी, आप उस एग्रीमेंट में जब देखते हैं तो आपको उसमें पता चलता है कि कितने यूज़र्स जो हैं उनको अलाउ किया गया है, या आप इस सॉफ्टवेयर को कितने लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। तो आप अगर उस लिमिट से बाहर चले जाते हैं और अनऑथोराइज वे में सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग वे में सॉफ्टवेयर पायरेसी का बायस बन रहे हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप एक वक्त में 2 3 4 सिस्टम्स पे एक ही सॉफ्टवेयर CD से जो है इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, जैसे विंडोज़, ठीक है। तो अब अगर आप अलाउड 1 सिस्टम के लिए और आप 3 4 सिस्टम्स के ऊपर इलीगल वे में उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप सॉफ्ट लिफ्टिंग सॉफ्टवेयर पायरेसी का शिकार हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क लोडिंग है। जैसे हम डिफरेंट ये कंप्यूटर जब परचेज़ करते हैं, तो शॉपकीपर जो है वो आपको अपनी हार्ड डिस्क में मौजूद सॉफ्टवेयर्स को आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर देता है। तो ये भी अनऑथोराइज कॉपीज में कंसिडर किया जाता है, और उस वक्त हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क लोडिंग, ठीक है। तो ये ओरिजिनल CD से इंस्टॉल भले उसने अपने पास किया हुआ हो, लेकिन आपको जब वो प्रोवाइड कर रहा होता है अपनी हार्ड डिस्क में से कॉपी निकाल कर देकर, तो हम उसे हार्ड डिस्क लोडिंग का नाम दे देते हैं। इसी तरह इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसी है कि डिफरेंट जो आप कह लें कि अनइथिकल वेबसाइट्स हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, के वो हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऑफ़र करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप ऐसी साइट से डाउनलोड करके और फिर उनको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उन्हें हम इंटरनेट सॉफ्टवेयर पायरेसी का नाम दे देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उससे जुड़ी हुई टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस किया। तो अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो इंटरनेट एप्लीकेशंस के हवाले से होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।